अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ की जानिब से तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत इसकी मुमकिना तहरीक से खौफजदा है और इससे मुज़ाकरात करना चाहती है। यानी तहरीक इंसाफ अपनी सियासी पोजीशन को मजबूत साबित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हुकूमत का यह मानना है कि वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत ना करके अपने लिए सारे दरवाजे बंद कर चुकी है। जाहिर है, एक तरफ PTI हुकूमत के खिलाफ तो पहले ही महाज संभाले हुए थी, लेकिन अब वो इदारों को भी नाराज करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। ऐसे में तहरीक इंसाफ को सुख का सांस मिलना मुमकिन नजर नहीं आता। यहां तक कि ट्रंप इंतजामिया जैसे तहरीक इंसाफ उम्मीदें वाबस्ता किए हुए थी, वो उम्मीदें भी बज़ाहिर दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। और अब तहरीक इंसाफ के पास एक वाहिद ही रास्ता बचता है, वो एक मजबूत अपोजिशन अलायंस तरतीब देकर हुकूमत के खिलाफ मौसर तहरीक चलाए। लेकिन यहां भी PTI को कुछ खास कामयाबी नहीं मिल पा रही। मौलाना फजल रहमान और PTI में दूरियां फिर से बढ़ रही हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मौलाना का शिरकत करना और तहरीक इंसाफ के इजलास में अदम शिरकत पर मौलाना का इजहार अफसोस करना इस बात की वाज़ेह दलील है कि तहरीक इंसाफ और JUIF में मामलात कशीदा हैं। दोनों जमातों में रंजिशें ख़त्म नहीं हो सकी, जिसका मतलब यह हुआ कि बजाय तहरीक इंसाफ का ईद के बाद बड़ा एहतजाज करने का दावा महज दावा ही रह जाएगा। ज़ाहिर है, तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान के बगैर किसी भी एहतजाज और जलसे को कामयाब नहीं बना सकती। इसलिए तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए इतनी मुतहर्रिक नज़र नहीं आ रही। JUIF ये समझती है कि तहरीक इंसाफ इसको किसी भी मामले में एतमाद में नहीं लेती और मौलाना फजल रहमान ये गिला बार बार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और उन्होंने हाल ही में मुस्तफ़ा नवाज खोकर की जानिब से दिए जाने वाली दावत इफ्तार पर PTI से न सिर्फ गिले शिकवे किए बल्कि अपनी भरपूर नाराज़गी का इजहार भी किया। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम फ़ी के सदर फजल रहमान कौमी सलामती के इन कैमरा इजलास से मुतालिक फैसले पर PTI से नाला दिखाई दिए। ज़राए के मुताबिक मौलाना का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने पहले कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा इजलास में शिरकत का फैसला किया और फिर PTI शरीक नहीं हुई। ऑपोजिशन का जब इत्तेहाद है तो फैसले से कबल मुशावरत लाजमी है। PTI ने नहीं जाना था तो हमसे मशवरा करते, हम मुश्तरका फैसला करते। PTI एक तरफ इजलासों से बायकॉट करती है, दूसरी जानिब हुकूमत के साथ बैठती भी है। PTI एक फैसला करे ताकि ऑपोजिशन का लाहेमल वाज़ेह हो। ज़राए के मुताबिक मौलाना ने कहा कि PTI को चाहिए कि सरकारी पार्लिमानी दौरों का भी बायकॉट करे। एक तरफ तहरीक इंसाफ के सरकारी पार्लिमानी दौरे जारी हैं तो दूसरी जानिब बायकॉट समझ से बालातर है। PTI अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। अब मुस्तफ़ा नवाज खोकर के इस इफ्तार डिनर की जो अंदरूनी कहानी सामने आई है, तो वो ये कहा जा सकता है कि दोनों सियासी जमातें एक दूसरे पर अब भी एतमाद करने को तैयार नहीं है। ज़ाहिर है, जब अपोजिशन जमातों ने मिलकर चलना है तो इसके लिए एक दूसरे से राब्ता बढ़ाने की ज़रूरत है और एक दूसरे पर एतमाद करना भी नागुज़ीर है। लेकिन ना PTI दिल से मौलाना फजल रहमान के लिए रंजिशें निकाल सकी है और ना JUIF ऐसा करने में कामयाब हो सकी है। यही वजह है कि मौलाना फजल रहमान का सियासी वज़न हुकूमत के पलड़े में जा रहा है और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत की कि वो JUIF को अपने साथ शामिल करे ताकि हुकूमत और भी ज़्यादा मजबूत हो सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि JUIF हुकूमती काबीना में शामिल हो जाए। अब हुकूमत मौलाना को साथ मिलाना चाहती है, जिस पर हुकूमत के मुखालिफिन का ख्याल है कि हुकूमत JUIF को इसलिए अपने साथ शामिल करना चाहती है क्योंकि वो अपोजिशन की मुमकिना एहतजाजी तहरीक से खाइफ है। लेकिन इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ यही बता रहे हैं कि JUIF ने अब तक अपोजिशन अलायंस में शामिल होने की हामी नहीं भरी और ना ही एहतजाजी तहरीक हवाले से कोई ग्रीन सिग्नल दिया है, जो इस बात का पता देता है कि तहरीक इंसाफ के पास जो एहतजाज का वाहिद रास्ता बचा है वो रास्ता भी फ़िलहाल बंद है। और वाकिफ़ाने हाल कहते हैं कि PTI सारे रास्ते अपनी गलतियों की वजह से बंद कर रही है और अपनी मुश्किलात में खुद इजाफा कर रही है। वो इदारों के खिलाफ भी खुलकर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम भी PTI के सर लग रहा है और JUIF इस मामले की तफ्तीश भी जो है वो कर रही है और इस में अहम पेशरफ्त भी सामने आई है जो तहरीक इंसाफ और बानी PTI की मुश्किलात में इजाफे का बाइस बन सकती है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर 3 बड़े ऑफिशियल अकाउंट्स यानी बानी PTI, तहरीक इंसाफ PTI और PTI ऑफिशियल अकाउंट्स का ताल्लुक बानी PTI से है और ये तीनों अकाउंट्स बैरून मुल्क से अलीमा खान के ज़रिए भेजे गए। ये अकाउंट्स बानी PTI के पैगामात के ज़रिए चलाए जा रहे हैं। सरकारी सतह पर PTI के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिन्हें मुबैना तौर पर फ़ौज, आर्मी चीफ उन पर तनकीद और जारहाना मुहिम्मात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से की गई तहकीकात से ये बात सामने आई है कि ये सोशल मीडिया अकाउंट्स बैरून मुल्क से बानी PTI के नामजद करदा अफराद के ज़रिए चलाए जा रहे हैं। सरकारी तहकीकात की बुनियाद पर किसी भी फौजदारी नौयत की कार्रवाई की सूरत में असरात बराह रास्त बानी PTI पर मुरतब होंगे, क्योंकि जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए फ़ौज और रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने का इल्ज़ाम है उनका ताल्लुक बानी PTI से बताया जा रहा है। ज़राए ने दावा किया है कि माजी में न सिर्फ खुद बानी PTI ने FIA के रूबरू इस बात की तस्दीक की थी, बल्कि कुछ रहनुमाओं जिनसे उस वक्त IG इस्लामाबाद की सरबराही में JIT तफ्तीश कर रही है और उन्होंने भी यही मालूमात शेयर की हैं। यानी इस केस में भी बानी PTI और तहरीक इंसाफ मुश्किल में आ सकती है, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को सियासी महाज पर
मजीद नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला गुल साहब ने मैं ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि शहर इक़्तिदार का जो सियासी मौसम है वो कैसा है, क्योंकि बानी पीटीआई की इंस्ट्रक्शंस पे पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान साहब से रब्ता किया, लेकिन फिर लगता है कि वो कहीं ना कहीं कोई मिसिंग लिंक है, डील मैच्योर नहीं, आपस में मामला मैच्योर नहीं हो पा रहे। और उधर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब इस बात का बरमला इजहार कर रहे हैं कि मौलाना को काबीना में शामिल किया जा सकता है, यानी मौलाना की पार्टी को जगह दी जा सकती है। तो हो क्या रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात तो तय है कि तमाम पढ़े लिखे लोग जो हैं वो एक मदरसे के फारिग व तहसील शख्स के सामने जो है वो बिल्कुल समझें कि वो बेबस नजर आते हैं, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त में हमने देख लिया कि किस तरीके से मौलाना का घर जो था वो एक मेले का सा समा रहा। लेकिन इससे हट के देखें, जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, तहरीक इंसाफ के साथ तो मौलाना का एक ही डिमांड थी, जहाँ दीगर थी, लेकिन वहाँ एक बड़ी अहम डिमांड थी, और वो ये था कि अली अमीन गंडापुर जो है उनको वजारत आला से जो है वो हटाया जाए। उसके सिलसिले में आपने देखा कुछ पेशरफ्त हुई, जिसको कहते हैं कि जस्ट एक लिप सर्विस से हुई, कॉस्मेटिक्स हुए। लेकिन उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो है लगता है कि वो अपनी कुछ जगह वहाँ बना पाए हैं, और तहरीक इंसाफ बावजूद कोशिश के उनको उनके मनसब से हटा नहीं सकी। दूसरी जानिब जो है हुकूमत है, हुकूमत ये कहती है कि मौलाना फजल रहमान जो कि हमेशा से एक दफ़ा हमने देखा कि हुकूमत के हवाले से उनका एक इक़्तिदार का सिलसिला रहता है, और ये छोटी पार्टियों की मजबूरियां भी होती हैं, क्योंकि वो इक़्तिदार में आए बगैर अपने जो मामलात हैं उनको अवामी सतह के ऊपर दुरुस्त नहीं कर सकते, इसलिए वो हुकूमत का सहारा लेते हैं। अब हुकूमत जो है वो मौलाना ने पहले भी आपको याद है बड़ा बैलेंस्ड एक बयान दिया था। जब इन्होंने एहतजाज की बात की थी तो मौलाना ने फिर असेंबली के फ्लोर पे ये बात कही थी कि जनाब हम जो है मफाहमियत की बात करना चाहते हैं, कोई दरमियानी रास्ता निकालें और ये मामला डायलॉग के जरिए हल होने चाहिए। तो हमने देखा कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ ने बड़ी कोशिश की कि डायलॉग में भी ना बैठे, सब कुछ करे, लेकिन हुकूमत ने जो है वो उनको जगह दी। लेकिन क्या हुआ कि डायलॉग जो थे वो बेनतीजा निकले, जैसे कि मैंने आपकी के प्रोग्राम में बोला था कि ये बेनतीजा साबित होंगे। अब जो वो ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं कि हम ईद के बाद जो है वो एक बड़ा कोई अमल दिखा सकेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा सूरत हाल में ये उनके लिए मुमकिन होगा। अब्दुल्ला गुल साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 80-90% बताया गया कि गो हेड या ग्रीन सिग्नल मिल गया है मौलाना के कंसर्न या रिजर्वेशंस को बानी पीटीआई की तरफ से। वहाँ से जो पैगाम आया है वो खासा मस्बत है, खुशाइंद है। लेकिन क्या हुआ फिर? वो बात कहाँ पे आके डेडलॉक का शिकार हो गई? वाकई डेडलॉक है जो जाहिर है हल हो सकता है, यानी मुमकिनात में से है कि हो जाए, या फिर आपको लगता है कि ऐसा है कि वो जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है? देखिए, बानी चेयरमैन जो हैं और उनकी तहरीक जो है, हमने देखा कि किस तरीके से वो बाकायदा उन तमाम कुव्वतों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं जो समहाउ द अदर पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं। उसकी अभी हालिया मिसाल जो है वो हम BLA के हवाले से जो अभी हालिया जाफर एक्सप्रेस का सामना हुआ, उसके अंदर हमने PTI का जो झुकाव देखा वो मेरे ख्याल में एक बड़ा मायूस कौम था। तो मौलाना जो है वो एक ज़ीरक आदमी है, वो कभी भी जो है अपनी पोजीशन को स्टेट के खिलाफ लाके नहीं खड़ा करेंगे, और जबकि उनको मालूम है कि वो एक निस्बतन छोटी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और ख़ास तौर पे उनके जो इंटरेस्ट हैं जो कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा या बिलखसूस बलोचिस्तान के अंदर, वो माशरा है कि वो अगर आप रियासत के साथ लड़ाई के अंदर नहीं बल्कि रियासत के साथ मफाहमत के अंदर जो है उन मामलात को वो हासिल कर पाएंगे। इसलिए फॉर द टाइम बीइंग अगर आप ये कहें कि डेडलॉक जो है, मेरे ख्याल में जुबानी चेयरमैन जो है वो हमेशा ताखीर कर देते हैं। अगर आपको याद है उनकी हुकूमत जब थी तो उस टाइम पे ये MQM और दीगर, और जिसमें काफ लीग भी शामिल थी और दीगर छोटे इत्तेहादी थे, ये उनके साथ ना मिलते थे ना उनके साथ सलाम दुआ करते थे। और फिर जब ताखीर हो गई तो फिर ये भागे और जाके आपको याद है 90 पे चले गए। फिर इसी तरीके से उन्होंने चौधरी शुजात के पास चले गए, उन्होंने रोटी छोटी तो खुआ दी, लेकिन उसके बाद उनके साथ काम नहीं किया, और नतीजा यह हुआ कि उनकी हुकूमत जो है वो एक आईनी तरीके से। तो अब्दुल्ला गुल साहब, एट दिस पॉइंट इन टाइम बानी PTI या PTI के पास ऑप्शंस क्या है? उनके पास ऑप्शन ये हैं कि सबसे पहले जो है वो अपना किबला दुरुस्त करें। मेरे ख्याल में अब भी देर नहीं है, वो बहरहाल एक पार्टी है और उनको चाहिए
कि वो मुल्क की बेहतरी और सलामती के लिए खास तौर पे मौजूदा सूरत हाल के अंदर वो अपने आप को जो है वो नुमायां करें और कौमी सलामती के साथ जो है वो खड़े हों। लेकिन अगर वो कौमी सलामती के इजलासों का बायकॉट करेंगे तो उसके नतीजे में याद रखिए कि रियासत की ताकत के सामने जो ठहरना होता है वो आसान नहीं होता। माजी के नहीं तो अंदर अगर आप ये कह रहे हैं कि तारीख रियासत ताकत का इस्तेमाल करेगी, यानी पीटीआई को फिर बुरे तरीके से ट्रीट करेगी, या आपको लगता है नहीं फिर रियासत थोड़ा सा लचक का मुजाहरा करके जो पीटीआई कह रही है उनके कंसर्न्स को एड्रेस भी कर सकती है, उनके साथ बैठ भी सकती है, 2 कदम पीछे भी हट सकती? जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मसला यह है कि आपको ने देखा नहीं है कि मामलात कितनी कोशिश की गई सुलझाने की, लेकिन पीटीआई क्या मान रही है? लेकिन मान ही नहीं रही। अगर मतलब हद यह है कि अगर बानी चेयरमैन अगर इजाजत नहीं देंगे तो कौमी मफाहमत के मामलात पे वो बैठेंगे भी नहीं साथ। इससे तो बड़ा वाज़ेह नहीं, नजर लेकिन आ रहा है हुकूमत कि एटलीस्ट उनके ऊपर बानी वक्री- पीटीआई से मुलाकात की इजाजत तो दे सकती है ना? हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाजत उन्होंने ताखीर से दी उस वक्त, जबकि उनको पहले दे देनी चाहिए थी। लेकिन इससे मुबर्रा के इजाजत मिली या नहीं मिली, लेकिन एक कौमी मामला था ना, उसके ऊपर दहशतगर्दी का मामला था, उसके ऊपर बैठ जाते इकट्ठे। आप फैसला न करके निकलते, आप जरूरी नहीं है कि उनकी हामी भर लेते, लेकिन आप कम अज कम बैठते, मौक़िफ़ सुनते और उसको जो है आगाह करते बानी चेयरमैन को कि जी ये कौमी सिक्योरिटी की आज मीटिंग हुई, उसके अंदर इन कैमरा इजलास में नहीं, लेकिन वो पॉइंट मुलाकात हुए। होगी तो फिर बानी पीटीआई को कन्वे होगा ना। इस पर तो अदालत भी बरहमी का इजहार कर रही है, तशवीश का इजहार कर रही है कि मुलाकात की इजाजत दी क्यों नहीं जा रही। तो एटलीस्ट यहां पर तो हुकूमत को थोड़ी सी लचक दिखानी चाहिए ना। बिजनेस क्या तब्दील हो गए हैं, आप इस चीज को समझें। वो एक बड़ा अहम बयान था डीजीआईएसपीआर की जानिब से। रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो चेंज हो गए हैं। मत रियासत को उस मुकाम पे लेके आए, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे, जहां कुछ फायदा नहीं होगा। और खास तौर पे जब आप अवामी ताकत में आपकी बतदरीज कमी आई है, या तो अगर इजाफा होता तो फिर बात थी, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से सिंध से, पंजाब से और बलूचिस्तान से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से उनको वो पज़ीराई नहीं मिल रही। और फिर खसूसी तौर पे जो इनका सवाबी का जलसा था, उसके बाद से तो मेरे ख्याल में बहुत सारे जो इशारे हैं वो ये भी हैं कि तहरीक इंसाफ अपनी जो एक बहुत बड़ी ताकत केपी में रखती थी, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज पोजीशन नजर आ रही है। तो जो डायलॉग होते हैं, जैसे आप फरमा रहे हैं कि जरूर हुकूमत को कोई नरम रवैया रखना चाहिए, मैं भी समझता हूँ, लेकिन जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से पोजीशन ऑफ वीकनेस के ऊपर आ जाएं तो फिर डिक्टेटिंग पोजीशन जो होती है वो आपकी नहीं बल्कि ताकतवर की हुआ करती है। और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ की ये जो मुस्तकबिल में इस्लाम जो एक तहरीक चलाने का उन्होंने ऐलान किया है, मैं नहीं समझ रहा कि वो बेल मंडेर चढ़ेगी। उसकी वजह यह है कि आपने पिछली ईद के ऊपर भी यही ऐलान किया था और महमूद खान अटकज़ई साहब की क़यादत के अंदर आपने कहा था कि जी एक ग्रैंड अलायंस जो है वो एहतजाज करेगा। लेकिन पिछली ईद, छोटी ईद से लेके ये छोटी ईद आने वाली है। और दूसरी बात सबसे बढ़कर यह है कि पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हैं। एक तरफ आप जो है वो तमाम पीटीआई की जो वर्कर्स हैं वो मैदान में होंगे, और दूसरी जानिब जो है उसकी क़यादत जो है वो कोई और पार्टी का आदमी अगर करेगा तो जाहिर है इससे पार्टी के अंदर इख्तलाफ की राय पैदा होता है। और यही वजह है कि पार्टी के अंदर कोई भी क़यादत जो कि क्राउड पुलर थी, खास तौर पे आपने देख लिया, उन क़यादत को जो है वो एक बड़े प्लान के जरिए साइडलाइन किया गया। और यही वजह है जो तहरीक इंसाफ की बतदरीज जो रोजाना उनकी जवाल में इजाफा हो रहा है। बेहतर यह है कि वो मफाहमत का रास्ता इख्तियार करते हुए सियासत को बेशक जो मर्जी आड़े हाथों लें, लेकिन रियासत को आड़े हाथे लेने का मतलब यह है कि वो अपनी कब्र खुद खोदेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक जिन कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा है या जो फोरकास्टिंग है, तो यही है कि उनको अपना हाउस इन ऑर्डर भी करना पड़ेगा। आपस की जो इख्तलाफात हैं वो भी पसे पुश डालने पड़ेंगे। कंसेंसस पहले पीटीआई को चाहिए, फिर उसके बाद विद इन दी ऑपोजिशन कोई ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की सूरत बनती, एक ट्रस्ट डेफिसिट के माहौल को ट्रस्ट वर्दी माहौल बनाया जाता, तो तब जाके कम अज़ कम को पिक्चर ऐसी लगती कि जिसमें ऑपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम दे पाती। लेकिन इस वक्त हुकूमत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे मौजूद है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हुकूमत की जो पोजीशन इस वक्त इकोनॉमिक फ्रंट पे है, इस पे बात करने की कोशिश करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ मुल्क की तरक्की में मईशत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन बदकिस्मती से इस रीढ़ की हड्डी को जोड़ने के लिए हमें अब तक IMF का सहारा लेना पड़ रहा है। गो कि मईशत के मैदान से कुछ अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। मुल्क की ज़र मुबादला पर अगरचे दबाव है, लेकिन इसके बावजूद मुल्क की ज़र मुबादला 16 अरब से तजावुज़ कर गया है।
महंगाई में भी किसी हद तक कमी का दावा किया जा रहा है। हुकूमत बिजली के निर्खों में भी कमी करने जा रही है, लेकिन इसके बावजूद मईशत अभी उस तरह से ट्रैक पर नहीं आ सकी, पटड़ी पर नहीं है जिस तरह से उसको लाया जाना चाहिए। यानी मुल्क में माशी इस्तेहकाम ज़रूर है, लेकिन जो माशी तरक्की के लिए इकदाम हैं वो नाकाफ़ी नज़र आ रहे हैं। हुकूमत अब तक पूरी तरह से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उस एजेंडे को पूरा नहीं कर सकी, जैसा कि दूसरे शोबों में टैक्स के निज़ाम को नाफिज करने का काम पूरा नहीं हो सका। यही वजह कि FBR को रवा माली साल 2024-25 के पहले 8 माह के दौरान मजबूरी तौर पर 601 अरब रुपए की अबूरी रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा है। फिर इसी तरह इदारा शुमारियात पाकिस्तान ने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के क्वांटम इंडेक्स जारी किए, जिसमें जुलाई से जनवरी 2024-25 में गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 1.78% की मनफी नमो ज़ाहिर की गई है। यानी आदाद शुमार ये बता रहे हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग गिरावट का शिकार है। इसी तरह हुकूमत ने कुछ इदारों की निजकारी करना थी, जो अब तक वो करने में नाकाम रही है। अब तक PIA की निजकारी इल्तवा का शिकार है, और हुकूमत जिसको अपने अखराजात में कमी करना थी, ये अखराजात कम होने की बजाय 21% तक बढ़ चुके हैं। फिर इसी तरह हुकूमत को पावर सेक्टर में सर्कुलर डेट को कम करने का चैलेंज भी दरपेश है। यानी हुकूमत को माशी मैदान में कई महाजों का सामना है, और माहिरीन माशियात के नज़दीक ये जो इसी दबाव के पेश नज़र जो है वो माशी मैदान में कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हासिल कर सकी गवर्नमेंट। फिर इसी तरह बेरोज़गारी भी सर उठा रही है। माहिरीन माशियात के मुताबिक मुल्क में बेरोज़गारी की बढ़ती शरह बड़ा मसला बन गई है। इक़्तिसादी माहिरीन कहते हैं कि बेरोज़गारी की बड़ी वजह कारोबार ना होना है, और इस वजह से मुल्क में बेरोज़गारी की शरह 22% तक पहुँच गई है। फिर इसी तरह गुरबत की शरह 44% तक पहुँच चुकी है, और जो 5 साल पहले 32% थी। यानी गुरबत और बेरोज़गारी भी हुकूमत के लिए एक संगीन चैलेंज बन रहा है। फिर इसी तरह बरामदात जो मईशत की रगों में खून तस्वुर होती हैं, उसको बढ़ाने के लिए भी हुकूमत को संजीदगी से गौर करना होगा। लेकिन जो इकनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनके नज़दीक हुकूमत ने एक्सपोर्ट्स पर और एक्सपोर्टर्स पर ज़्यादा टैक्स नाफिज किया है, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर्स को भी मुश्किलात उठाना पड़ रही हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कई माह की कम तरीन सतह पर आई हैं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत बहरानी सूरत हाल का शिकार है। टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बंद होने से माह फरवरी में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में करोड़ों डॉलर्स की कमी हो जाने का इंकशाफ भी हुआ है। 2024 के बाद फरवरी 2025 में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स कम तरीन सतह पर आई हैं, और अगर पाकिस्तान अगले 5 सालों तक अपनी एक्सपोर्ट 60 अरब तक बढ़ाने में कामयाब होता है तो पाकिस्तान IMF की जंजीरों से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो सकता है। बहरहाल माशी तरक्की के इक़दाम सुस्त होने की वजह से IMF या भी अपनाए हुए, लेकिन वज़ीर ख़जाना अब भी ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि कामयाबी कोई बड़ी कामयाबी कोई बड़ी रुकावट जो है इस कामयाबी में वो हायल नहीं है, और मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान को IMF की जानिब से जल्द खुशखबरी भी मिलेगी, लेकिन अवाम और मईशत के लिए असल खुशखबरी तब होगी जब पाकिस्तान अपने माशी इक़दामात की वजह से खुद कफ़ील होगा और मुल्की मईशत में IMF की मुदाखलत बंद होगी। हारून शरीफ साहब माहिर इक़्तिसादी अमूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, इस वक्त जो इकोनॉमिक पिक्चर है हमने किसी हद तक वो पेंट करने की कोशिश की है, लेकिन जो हुकूमत है वो ये दावा करती है कि महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई, मामलात बहुत बेहतर हो गए हैं, वी आर क्वाइट ऑन ट्रैक। आपको लगता है कि इस वक्त हुकूमत इकोनॉमिक ट्रैक पे ला सकी है इस ट्रेन को? जी, हुकूमत की जो अपनी मुश्किलात थी कैश फ्लो की, वो एक्सटर्नल पेमेंट्स के लिए वो काफ़ी हद तक 6-8 माह के लिए बेहतर हो गई है। उनके ऊपर प्रेशर कम आ गया है। तो ये तो जिसको मैक्रो स्टेबलाइजेशन कहते हैं, उसमें हुकूमत डेफिनेटली पहले से कंफर्टेबल पोजीशन में है। हाँ, जो इन्फ्लेशन कम हुई है उसके साथ फिर शरह सूद जो है आपका वो भी गिरा है। ये चीज़ें हुकूमत को बिल्कुल क्रेडिट लेना चाहिए, बनता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आया किसी डेवलपिंग कंट्री पाकिस्तान के लिए हमें सिर्फ इन्हीं इशारियों को देखना है? देखिए ना, जो हकीकत है, आपने बहुत से नंबर्स दे ही दिए हैं, लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो 15% से कभी आगे नहीं बढ़ी और अभी 13 पर आ गई है। तो इसका मतलब है कि इन सब चीज़ों के बावजूद हम जो है इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने में नाकाम रहे हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के लॉसेस का बहुत बुरा है। हम उसको नहीं कर पाए, ना अब कर पाए, ना नियर पास में कर पाए हैं। वो तो लोग कहते हैं कि ये लोग नहीं कर सकते, लेकिन एक बड़ा नुक्ता ये है कि जो इस वक्त माशी ढांचा है जिसके अंदर तकरीबन 60% सर्विसेज हैं, बाकी 20% सनत और ज़राअत है, वो 250 मिलियन की पॉपुलेशन को बाइज्जत रोज़गार देने या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए साजगार नहीं है। हुकूमत को पॉलिसीज़ चाहिए कि जहां वो इस ढांचे को बदल कर
3-4 फिल्टर्स के मुताबिक ढाले कि ऐसा माशी ढांचा हो जो रोजगार क्रिएट करे, जो प्रोडक्शन बढ़ाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, एक्सपोर्ट बढ़ाए और फ्यूचर की जो AI बेस्ड इकोनॉमीज बन रही हैं, नॉलेज बेस्ड, उसकी तरफ हमें लेकर जाए। हम अभी तक ओल्ड स्कूल उन्हीं सनतों पर, उन्हीं रियल एस्टेट पर, उन्हीं प्लाजों पर वहां फंस के रह गए हैं। ये जो कहना मैं बहुत सालों से देख रहा हूं कि जी स्टेबलाइजेशन आएगी तो ग्रोथ की तरफ देखेंगे, सियासी हुकूमतों के पास इतना टाइम नहीं होता। ये इन पैरेलल आपको पॉलिसी शिफ्ट्स करनी पड़ती हैं जिसको लोग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कहते हैं। वहां पर अनफॉर्चुनेटली हुकूमत कुछ नहीं दिखा पाई। हारून साहब, मेजरली हुकूमत अब भी टैक्स रेवेन्यूज पे रिलाई कर रही है और फिर हमें सामना टैक्स शॉर्टफॉल का करना पड़ता है, टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल FBR उठाना पड़ता है। लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, वो FDIs का हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, या फिर एक्सपोर्ट्स का हो, आपको, मतलब मैं नंबर्स की बात क्या करूं, कोई हौसला अफजा तो नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्शन क्या लगती है कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लें? क्योंकि दावे तो किए जाते रहे कि फ़लाँ मुल्क से फ़लाँ विजिट कर गया, फ़लाँ वफ्द आ गया, MOUs हो गए। ये मामला MOUs से आगे बढ़ सका? जी, ये मामला MOU से ना आगे बढ़ सका, ना ये बढ़ सकेगा, और उसकी बड़ी क्लियर वजूहात है। देखिए, इस वक्त दुनिया जो है वो प्राइवेट सेक्टर और मार्केट्स के थ्रू ग्रो करती है। हम जो है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करते हैं। जो वजीर आजम और उनकी टीम का काम है कि आप दरवाज़ा खोलें प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर खुद आगे जाके लीड लेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप सिर्फ हुकूमत की मिनिस्ट्रियों से करते हैं तो वो काम आगे बढ़ नहीं सकता, ना तो उनको आता है, एक सलाहियत नहीं है, दूसरा ये है कि उनका काम नहीं है। एक तरफ हुकूमत कहती है कि हमने कारोबार नहीं करना, लेकिन साथ हम इन डील्स में जाते हैं। दूसरी बात, जो भी बाहर से आना चाहता है यहाँ पर, उसको पहला तो श्योरिटी चाहिए कि उसका पैसा महफूज है। दूसरा, उसको चाहिए कि लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारा ऑब्सेशन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, जब तक लोकल इन्वेस्टर का एतमाद नहीं आएगा और वो जॉइंट वेंचर्स के लिए तैयार नहीं होगा, लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। फिर वो एग्जिट मांगते हैं। उनको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक में डॉलर्स की कमी है। वो कहते हैं जी हमारा जो है प्रॉफिट कैसे बाहर जाएगा, कल को अगर हमने एग्जिट करना है इस मुल्क से तो आया हम कर पाएंगे। हमें ये चीजें और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इनकी तरफ जाना है, ना कि हम MOUs के नंबर्स फ्लोट करते रहें। उससे हमारा अंदरूनी और बैरूनी एतमाद बहुत हद तक गिर गया है। हारून साहब, लास्टली देखिए, हुकूमत जो क्लेम कर रही थी, हमने सुना कि 23 मार्च को बिजली के नरखों में कमी का ऐलान कर दिया जाएगा, IPPs के साथ सेटलमेंट हुई है, IMF को जो है इसके लिए राज़ी कर लिया गया है कि ये ब्रीदिंग स्पेस अवाम पाकिस्तान को दे दी जाए। ये कॉस्मेटिक्स हैं या आपको लगता है कि लॉन्ग लास्टिंग होंगी? कम से कम इस पे आवाम को सुख का सांस इसलिए लेना चाहिए कि अब उस डायरेक्शन में बढ़ गए कि जहाँ पे आवाम के लिए सुख होगा या आवाम के लिए कुछ ऐसी खुशखबरियाँ होंगी? जी, जो मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया है, इसमें मेजर फैक्टर जहाँ से ये रिलीफ आएगा, वो हमने जो बैरूनी ऑयल की कीमतें गिरी हैं, क्रूड की, हमने लेवी को बढ़ा के कुछ कैश फ्लो ले लिया है, उसको हम बिजली में पास ऑन कर रहे हैं। ये सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि ऑयल प्राइसेस आपके कंट्रोल में नहीं है, कल को ऊपर जा सकती हैं। दूसरा ये है कि जब तक हम अपने लाइन लॉसेस नहीं कम करते और जब तक हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लॉसेस नहीं ठीक करते, तब तक हमें पास ऑन करना कोई भी रिलीफ सस्टेनेबल बेसिस पर बहुत मुश्किल है। और ख़ास तौर पे IMF प्रोग्राम में देखिए, हमारे इनपुट कॉस्ट्स कंपेटिटिव नहीं रही क्योंकि हम पावर सेक्टर को डील नहीं कर पाए। हम इसको अभी भी 50% महंगे फ्यूल पर हैं, ऑल्दो इस साल थोड़ी सी कमी हुई है और इसको मजीद कम करने का, या तो हम कॉस्ट, बिजली बनाने की कॉस्ट गिरा लें, या हम साइमल्टेनियसली गवर्नेंस बेहतर कर लें और वो पास ऑन करें लोगों को, तो उसमें बेहतर रहेगा। मैं आखिर में आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हुकूमत सारे काम नहीं कर सकती, उनमें सलाहियत नहीं है। उनको चाहिए पावर सेक्टर या एक आध रिफॉर्म को पकड़े, स्टेट और एंटरप्राइज, और लोगों को करके दिखाएं कि लोगों को यकीन आए कि ये लोग कर सकते हैं। जो खाली बातें हैं अनफॉर्चुनेटली उसमें हमारे कंपेटिटर्स जो हैं वो इन्वेस्टर्स को भी लिए जा रहे हैं, कंबोडिया है, वियतनाम है, बांग्लादेश है। हम लोग जो हैं लोगों को बिलीव नहीं ये दे पा रहे कि हमें वाकई हमारे पास इकोनॉमिक एक डील है
जिसमें आप आकर इन्वेस्ट कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब आपके वक्त के लिए। अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ ही। 21वीं रमज़ानुल मुबारक, खलीफा चहारम अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का यौम शहादत। हकीकत है जब इंसान के सान के सर पर कारी ज़रब लगती है तो वो शोरो होगा करके आसमान सर पे उठा लेता है, लेकिन जब कातिल ने आपके सर मुबारक पर जहर आलूद तलवार का ज़ोरदार वार किया, ना आप चीखे, ना कातिल से बदला लेने के लिए लपके, बल्कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के अल्फाज ये थे कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। यही सुनकर तो अल्लामा इकबाल बेख्तियार पुकार उठे थे कि मुस्लिम अव्वल शह मर्दान अली, इश्करा सरमाया ईमान अली। शेर के मफहूम के मुताबिक पहले मुसलमान और मर्दों के सरदार अली हैं, इश्क के लिए ईमान का सरमाया अली है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हज़रत अबू तालिब के फ़र्जंद, जिन्होंने आपका नाम अली रखा, जिसका मतलब बुलंद मर्तबा, ऊँचा है, और आपका नाम अली भी है, मुर्तज़ा भी और हैदर भी। मुर्तज़ा यानी चुना हुआ, मुंतखब किया हुआ, पसंद होना। हैदर के मानी शेर, आपकी वालदा ने आपका नाम करार रखा। करार के मानी है पलट पलट कर हमला करने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको असदुल्लाह का खिताब अता फरमाया, यानी अल्लाह का शेर। इसीलिए आपके बारे में कहा गया ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, ला फ़ता इल्ला अली, यानी जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार है, ना अली जैसा कोई बहादुर। आजजी का जिक्र हो तो आपकी कुनियत अबू तुराब, एज़ाज़ व इकराम की बात हो तो आपकी कुनियत अबुल हसन, अबुल हसनैन करीमैन। आपकी शान के क्या कहने, अहलिया खातून जन्नत, फ़र्जंद सरदार नौजवानान जन्नत, और आपकी दुनिया व आखरत के ववाखाती भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक जन्नत। यह एज़ाज़ भी आप ही को हासिल है कि आपकी वलादत खाना काबा में हुई। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर निगरानी परवरिश पाई, कभी बुत परस्ती नहीं की, जिसकी वजह से आपका लक़ब करमल्लाहु वजहुल करीम हुआ। आपकी फ़जीलत में बेशुमार अहादीस उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा उम्मे सलमा से रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, कोई मुनाफिक हज़रत अली को दोस्त नहीं रख सकता और कोई मोमिन अली से दुश्मनी नहीं रख सकता। आपकी शान का बयान क्या हो, आप इल्म का शहर, आप फ़ातिह खैबर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आपसे चली, आप विलायत के मरकज़, शरीयत के दरिया, आप पंजतन पाक में दाखिल, आप चार यारान में भी शामिल, आप बैत रिज़वान में भी मौजूद, आप असहाबे बदर में भी शामिल। आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने का एजाज़ भी हासिल। आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही नस्बत जो मूसा को हारून से थी। इसीलिए तो इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मन कुंतुम मौला वहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी मोहब्बत और एतमाद मिसाली था। एक कौल के मुताबिक खलीफा चहारुम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का शर्फ पाया, और बचपन से लेकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी विसाल फरमाने तक सफ़र में और अहले बैत होने की वजह से बाज़ औक़ात घर में भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को दिलो जान से अपनाते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम थे। फिर फरमाया अली तुमसे मोहब्बत करने वाला मोमिन होगा और बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक होगा। एक और मौके पर इरशाद फरमाया मैं हिकमत व दानाई का घर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। जब सूरह आल इमरान की आयत मुबारका नाजिल हुई जिसका मफ़हूम ये था कि हम अपनी औलाद ले आए और तुम अपनी औलाद ले आओ, जब यह आयत नाजिल हुई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को बुलाया और फरमाया ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, आप अमीरुल मोमिनीन मुर्तज़ा, असदुल्ला, यदुल्ला, हैदर करार और साकी कौसर, हमारी हैसियत क्या, हमारी औकात क्या कि मौला कायनात हज़रत अली वजहुल करीम की शान बयान कर सके। करोड़ करोड़ दुरूद व सलाम हो आपकी ज़ात बाबरकत पर। अली को सजदे में ज़रबत लगाई, यानी अली हुनैन व बदर में मारा नहीं गया तुमसे, तो जब गर्दनें झुकी हों तो सर काटते हैं लोग, झुकता नहीं वो सर जो सदा सरफराज हो। सर काटना तो अली का मुमकिन ही नहीं, कातिल भी मुंतज़िर था कि वक्त नमाज हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रमज़ान मुबारक बरकतों और नेमतों से भरा महीना अब रुखसत होने को है। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा भी हमसे जुदा हो चुका और आज पहली ताकरात है।
अब जैसा कि पहले अशरे में अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाया, दूसरे अशरे में बख्शिश और मग़फ़िरत इनायत की गई, और अब तीसरे अशरे के लिए जहन्नुम से निजात का परवाना और जन्नत की बशारत मौजूद है। हदीस मुबारक में माह मुबारक के आखिरी अशरे की बड़ी फजीलत बयान की गई है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, जब रमज़ान का आखिरी अशरा आता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को बेदार रहते, अपने घर वालों को भी बेदार फरमाते और इतनी मेहनत करते जितनी किसी और अशरे में नहीं किया करते थे। यह अशरा रहमत और मग़फ़िरत की इंतहा है। यानी अगर कोई शख्स अपने गुनाहों पर नादिम होकर सिद्क़ के दिल से तौबा कर ले और माफ़ी का तलबगार हो तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है और इसे जहन्नुम से निजात दे दी जाती है। आखिरी अशरे की फजीलत इसलिए भी ज़्यादा है कि इस अशरे में अल्लाह के इबादत गुजार बंदे एतकाफ़ में बैठते हैं। इस आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कद्र है, जिसमें कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया और तुम क्या जानो कि शब कद्र क्या है। शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं शब की बड़ी फजीलत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में तलाश करो। रमज़ान मुबारक के इस आखिरी अशरे में हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, सदका व खैरात करें, एक दूसरे को के दिल में नफ़रत बुग़्ज़ को ख़त्म करें। रमज़ान मुबारक में नफ्स पर काबू रखना ही हमारा असल इम्तिहान है। दुआ है कि अल्लाह ताला इम्तिहान में सुरखरू होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अगले हफ्ते अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।